दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई किरण सघन से विरल या विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तब हमने इसमें क्या कर रखा है कि एक किरण को हमने चलाया है सघन से विरल माध्यम में, तो सघन से जब भी विरल माध्यम में जाएगी तो वो जानी चाहिए थी सीधी, पर वो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसमें कि जो आने वाला आपतन कोण है उसका मान हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो होगा क्या कि अब जो जाने वाली किरण है, अपवर्तित किरण, वो अविलंब से और थोड़ा सा दूर हट जाएगी। अब हम इस किरण को कुछ इस तरीके से, इस जो कोण है इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो परावर्तन अपवर्तन कोण है वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बस यही है हमारा क्रांतिक कोण कि जिस कोण पर परावर्तन कोण का अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे हम सी से दिखाते हैं। तो ये हमने देखा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए मतलब आई की वैल्यू हमारे कितना हो जाए, सी। तो विरल माध्यम में उसका अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। हमने क्या किया कि अगर इसको मान लिया हमारा N1 माध्यम है, ये हमारा N2 माध्यम है, जो हमारा ये सघन रहेगा ये हमारा विरल माध्यम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, N1 का मल्टीप्लाई इसकी साइन की जिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इसका N2 का मल्टीप्लाई इसकी साइन की जिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इंटू साइन आई इजकल टू N2 इंटू साइन आर, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर N1 आई की जगह पर हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, इंटू N2 इंटू साइन आर की जगह पर हम क्या लगा देंगे, 90 डिग्री। यहाँ से N1 साइन से इजकल टू N2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। अगर हमारा सपोज कर लो कि विरल माध्यम हमारा हवा हो, क्या हो, विरल माध्यम हवा हो, तो हम N2 की जगह क्या रख सकते हैं, हम 1 रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, N1 इंटू साइन से इजकल टू N2 की जगह हम 1 रखेंगे, और साइन 90 की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होती ही है। ठीक, तो 1 इंटू 1 हमने क्या किया, साइन सी इधर ले लिया और N2 N1 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इसका इसमें N1 में डिवाइड कर दिया। ठीक, हम इसको 1/n भी लिख सकते हैं। अब हमारा साइन सी क्या आ जाएगा, साइन सी इजकल टू 1/n, या आप इसको लिख सकते हो n इजकल टू 1 साइन सी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम क्या करेंगे कि आपतन कोण के जो भी हमारी आने वाली किरण है, आपतित किरण है, इसका क्रांतिक कोण से भी थोड़ा सा और मान बढ़ा के देखेंगे कि अब क्या होगा। ठीक है, जैसे ही हम इस आने वाली किरण का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये किरण अब इधर ना जा करके पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगी। मतलब जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर चली जाएगी। अब ये नहीं है कि यहाँ पर आई तो ये यहाँ से होके जाएगी, नहीं, जितने कोण पर आई उतने कोण पर चली जाएगी। उसे ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वैसे तो अब तक हम अपवर्तन पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हुआ क्या कि हमने जो आने वाले आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज़्यादा रखा, तो उससे होगा क्या कि जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर चली जाएगी, वो कि दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अब नहीं जाएगी, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो यही होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक करने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर, किस में न जाकर, विरल माध्यम में न जाकर, वह पूरी तरह सघन माध्यम में लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। अपवर्तित नहीं, परावर्तित हो जाती है। इसमें प्रकाश बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश किरण जो है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, न कि विरल से सघन में। ठीक है, याद रखना। और दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक, अब सपोज कर लो कि यदि आपने क्या किया कि एक प्रकाश किरण है जिसे हम कांच से बाय में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कांच हमारा सघन माध्यम होता है और बाय क्या होती है, हमारी विरल माध्यम। तो कांच से बाय में जाएगी, सघन से विरल में जा रही है, तो इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो उसका जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है 41 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे सपोज कर लो ये हमारा सघन माध्यम Ng रहे, मतलब गिलास रहे, और ये हमारी हवा रहे। तो अब क्या करोगे, Ng मल्टीप्लाइड बाई साइन सी इजकल टू Na मल्टीप्लाइड बाई साइन 90। यहाँ से साइन सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Ng साइन सी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो Na बाई Ng हो जाएगा। यहाँ से Na बाई Ng को हम क्या लिख सकते हैं, Gna। क्या लिख सकते हैं हम इसको, Gna, या Gna को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा रखा है, Gna, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
GNA, ठीक, साइन सी इजिकल टू GNA। और GNA को अगर हमें पलटना हो, इसको इधर लेके आना हो, 1/4 करना हो, सबसे पहले यहाँ समझते हैं इसको। हमने क्या किया, साइन सी को इधर लेके आए, या GNA को आप क्या लिख सकते हो, 1/ANG, क्या लिख सकते हो, 1/ANG, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं, 1/GNA इजिकल टू 1/साइन सी। हमने क्या किया, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो 1/GNA इजिकल टू 1/साइन सी। और 1/GNA को हम लिख सकते हैं, 1/GNA को हम लिख सकते हैं, या तो आप इसको उल्टा कर दो, 1/ANG इजिकल टू 1/साइन सी। तो आप जैसे चाहो वैसे आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। अब देखो, जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो होता है हमारा 48.39 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री 39 मिनट। मतलब इसका ये हो गया कि जब भी प्रकाश किरण जल से वायु में डालेंगे हम, तो हमें अगर हम 48 डिग्री फिक्स कर लें, 48 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। वो प्रकाश किरण जल से बाहर नहीं जाएगी, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब आप इसको घर पर प्रयोग करके देख सकते हैं। ऐसे ही कांच वायु के लिए आपका होता है 41 डिग्री 49 मिनट, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो हीरा होता है, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 24 डिग्री से थोड़ा सा एंगल पे अगर हम इसमें प्रकाश किरण डालेंगे तो हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि हीरा चमकने लग जाएगा। एक सतह से टकराएगा, दूसरी सतह पर टकराएगा, फिर वहाँ से दूसरी सतह, तीसरी सतह, इस तरीके से वो चमकने लग जाएगा, ठीक है। यदि यह कोण 24 डिग्री से अधिक हो जाए तो डायमंड में क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। अपवर्तनांक पर तापमान का प्रभाव क्या होता है। तापमान बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अब हम समझते हैं दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जैसे मरीचिका होती है हमारी, क्या होती है, मरीचिका। रेगिस्तान में होता क्या है कि हम कहीं अगर दूर खड़े हों तो हमें क्या होगा कि दूर कहीं अगर कोई पेड़ खड़ा है तो वह हमें उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। उसका कारण है कि वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो वो होता कैसे है, जैसे जो धरती की सतह होती है तो वहाँ पर हीट होती है सबसे ज़्यादा, मतलब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका माध्यम हो जाता है विरल। और जो ऊपर की जो हवा होती है वो थोड़ी सी रहती है ठंडी, तो वो हो जाता है हमारा सघन माध्यम। तो जितनी गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका एन का मान क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो एन का मान कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो विरल माध्यम बन जाएगा। और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अब होगा क्या कि यहाँ से आने वाली किरण, यहाँ से एक किरण आई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से कोई किरण चलेगी, हम इसको देख रहे हैं पेड़ को, तो यहाँ से कोई किरण चली, ठीक। तो सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। तो अविलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, जानी चाहिए थी सीधे, वो अविलंब से थोड़ी दूर हट गई। और फिर से वही बात आ गई, ठीक है, सघन से फिर से विरल में जा रही है, तो थोड़ी सी और हटेगी यहाँ से। ये होगा क्या कि यहाँ पर आते आते ये उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, मतलब ये इस माध्यम में जा करके वो वापस लौट जाएगी। तो इस तरीके से ये जाएगी और ये सीधे हमारी आँख पर जा कर के टकराएगी। तो जब भी प्रकाश किरण हमें ऐसा लगेगा ये प्रकाश किरण आ रही है, वो यहाँ से ना आकर के वो यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो रेगिस्तान में होता क्या है कि हमें वहाँ पर पानी ना होते हुए भी पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, मरीचिका। रेगिस्तान में क्या बोलते हैं उसको, मरीचिका। ऐसे ही ठंडे प्रदेशों में भी हमारी मरीचिका होती है। किस तरीके से, जैसे ये हमारे सतह है ठंडे पानी की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक ठंडा पानी है और यहाँ पर थोड़ा सा कम ठंडा पानी, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम है टेम्परेचर। तो जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर विरल माध्यम बन जाता है, और जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है वो हमारा सघन माध्यम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोट है, यहाँ से प्रकाश किरण चली तो कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। थोड़ा सा इसको समझेंगे, सघन से विरल में जा रही है। तो प्रकाश किरण क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, जानी चाहिए थी सीधे, अविलंब की ओर झुक गई, ठीक। उसके बाद फिर से वही थोड़ा सा और झुकी, और यहाँ पर आकर के क्या हुआ कि वो जो हमारा आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और वो दूसरे माध्यम में जा कर के इधर ना जा कर के वो इधर ही वापस आ गई। तो ऐसा लगेगा इस व्यक्ति को कि ये किरण जो है यहाँ से ना आकर के वो कहाँ से आ रही है, कहीं इधर से आ रही है, ठीक है। तो जब भी किरण किसी कहीं से आती हुई प्रतीत हो तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि हमें हवाई जो जहाज़ होता है, पानी का जहाज़, वो उल्टा दिखाई देता है ऊपर की तरफ,
ठीक है। तो जैसे प्रतिबिंब बनने का आभास होता है, ठीक। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका प्रतिबिंब वायु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण ये भी दे रखा है कि हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। विशेष बनावट के कारण प्रकाश उसके भीतर ही विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है, जिससे क्या है वो चमकदार दिखाई देता है। जिसका क्रांतिक कोण का मान कितना होता है हमारा 24 डिग्री। अगर हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अगर हम जो आप आने वाला कोण है उसको बढ़ा देंगे तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, ठीक है। और जिसके अपवर्तन का मान कितना होता है 2.4, इसको भी याद रखेंगे। अब हमारे घरों में जो वायर आते हैं, फाइबर आती है, वैसे तो बहुत से ऑप्टिकल फाइबर का नाम देते हैं सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम ऊर्जा का लॉस किए बिना, मतलब बहुत कम ऊर्जा का ह्रास किए बिना लंबी दूरी तक पहुंचाना होता है हमें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें भी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना होता है। होता क्या है कि एक क्लैडिंग होती है उस वायर के, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो उसके बाहरी तरफ एक आवरण होता है और अंदर की तरफ हमारा होता है अंतर्भाग, ठीक। तो उसमें हम करते क्या है कि बाहरी तरफ जो होता है उसमें एक ऐसा माध्यम भर देते हैं जो कि विरल रहे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अंदर की तरफ दूसरा माध्यम रहता है जो वो सघन रहे। तो जब भी किरण सघन से विरल में जाती है और अगर उसका आने वाला कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाए तो क्या होगा कि एक तल से टकराएगी, सघन से विरल में न जा करके वो सघन में ही वापस जाएगी, लौट के आ जाएगी। ये हमारा विरल माध्यम है, तो विरल में न जा करके फिर से सघन में आ जाएगी, अपने उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। जिससे क्या होगा कि प्रकाश किरण ऐसे ऐसे हमारे पूरे फाइबर में चलती रहेगी और वह बाहर की तरफ नहीं जाएगी। जिससे क्या होगा हमारी जो भी सिग्नल्स हैं वो पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहेंगे बिना लॉस किए हुए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।